क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू करने जा रहे हो चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे 14 रोगी का भोजन। तो उस वाले चैप्टर की पूरी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और उसी वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग आज अपनी क्लास में लगाएंगे। तो अगर आप लोगों ने सारी थ्योरी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो गए होंगे और आज आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल आपकी थ्योरी पर बेस्ड हैं। तो अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, सुपाच्य, चटपटा, बिना पका हुआ। जो रोगी होता है उसको कैसा भोजन देना चाहिए? गरिष्ठ, सुपाच्य, चटपटा, बिना पका। तो कैसा देना चाहिए? सुपाच्य भोजन देना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? दूध में, चावल में, संतरा में, चीनी में। तो प्रोटीन इन सभी में से किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए देना चाहिए। क्या देना चाहिए? किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए देना चाहिए अधिक पौष्टिक भोजन, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन, केवल दूध, पौष्टिक, सुपाच्य तथा हल्का भोजन। तो किसी भी रोग में कमजोर हुए जो व्यक्ति है उसको क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? पौष्टिक भोजन देना चाहिए, पौष्टिक और सुपाच्य भोजन देना चाहिए और केवल दूध देना चाहिए या पौष्टिक, सुपाच्य तथा हल्का भोजन देना चाहिए। तो किसी भी रोग में कमजोर हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए क्या देना चाहिए? जो पौष्टिक, सुपाच्य और हल्का भोजन है ये देना चाहिए, जिससे उसकी जो कमजोरी है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और भोजन कैसा हो? पौष्टिक भी हो, मतलब संतुलित होगा, उसमें सारे पोषक तत्व उपलब्ध होंगे और सुपाच्य और हल्का भी होगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया बुखार के समय ज्वर हो तो उसमें कैसा भोजन देना चाहिए? मलेरिया बुखार के समय जब रोगी व्यक्ति को ज्वर होता है तो उसे कैसा भोजन देना चाहिए? पौष्टिक तथा संतुलित, हल्का तथा अर्ध तरल भोजन, कैसा भी, फटे दूध का पानी। तो कैसा भोजन देना चाहिए मलेरिया तथा ज्वर में? जो रोगी व्यक्ति है उसे कैसा भोजन देना चाहिए? पौष्टिक तथा संतुलित भोजन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? जो अतिसार का रोगी होता है उसे किस प्रकार का जो भोजन है वो देना चाहिए? तला भोजन, तरल भोजन, गरिष्ठ भोजन, कुछ नहीं। तो अतिसार का जो पेशेंट होता है उसे किस प्रकार का जो भोज्य पदार्थ है वो खाने को दिया जाता है? तरल भोज्य पदार्थ खाने को दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोगी के आहार में वर्जित है। मतलब जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोगी के आहार में वर्जित होता है, इस रोग का जो रोगी होता है उसे क्या नहीं देना चाहिए? ठोस पदार्थ, प्रोटीन, रेशेदार पदार्थ, इनमें से सभी। तो कैसा जो भोजन है वो इस प्रकार के रोगी को नहीं देना चाहिए? ठोस पदार्थ वाला जो भोजन है वो इस प्रकार के रोगी को नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कब्ज के रोगी का आहार है। मतलब जो कब्ज का रोगी होता है उसे किस प्रकार का जो भोजन है उसकी डाइट में सम्मिलित करना चाहिए? उसके आहार में किस प्रकार का भोजन जो है वो सम्मिलित करना चाहिए? रेशेदार पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, ठोस पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ। तो कब्ज के रोगी का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए? रेशेदार भोज्य पदार्थ उसके भोजन में सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब आहार में कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी रोग की दशा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे आहार में अधिक नहीं लेना चाहिए? बेरी में, मधुमेह में, तपेदिक में, एनीमिया में। तो कौन से रोग में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सेवन अधिक नहीं किया जाता है? मधुमेह वाले रोग में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लू लगने पर व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? लू लगने पर व्यक्ति को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? उच्च प्रोटीन युक्त आहार, उच्च रेशे युक्त आहार, नरम व तरल आहार, उच्च शर्करा युक्त आहार। तो लू लगने पर जो व्यक्ति होता है उसे किस प्रकार का आहार देना चाहिए?
नरम व तरल आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के रोगी को देना चाहिए। मलेरिया के रोगी को देना चाहिए, क्या देना चाहिए? दूध, दही, भोजन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो जो मलेरिया का रोगी होता है उसे भोजन में खाने को क्या देना चाहिए, या उसका जो भोज्य पदार्थ है वो किस प्रकार का होना चाहिए? मलेरिया के रोगी के भोजन में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? दूध, दही, भोजन, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए मलेरिया के रोगी के भोजन में? क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? दूध सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए? जो क्षय रोगी होता है उसे क्या नहीं देना चाहिए? मौसमी रस वाले फल, मिर्च मसालेदार भोजन, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसे क्या नहीं देना चाहिए, उसके भोजन में क्या नहीं सम्मिलित होना चाहिए? तो मिर्च मसालेदार जो भोजन है वो नहीं सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है? फटे दूध का पानी किस रोगी को दिया जाता है? मियादी बुखार, तपेदिक, रक्त अल्पता, पेचिश। तो जो फटे दूध का पानी है वो किस रोग में दिया जाएगा? मियादी बुखार में, तपेदिक में, रक्त अल्पता में, पेचिश में। किस में दिया जाता है? मियादी बुखार में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है, क्या प्रतीक है उत्तम स्वास्थ्य का? सुंदर बाल, चमकीली आंखें, मजबूत मजबूत मांसपेशियां, इनमें से सभी। तो जो उत्तम स्वास्थ्य है उसका प्रतीक क्या है? ये सभी उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है तो उसके शरीर में ये सारे जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाजर उत्तम स्रोत है, किसका उत्तम स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन ए का, लौह तत्व का। तो गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? फलों का रस, नींबू पानी, दही, चावल, रोटी, सब्जी। तो इनमें से कौन सा जो आहार है वो साफ तरल आहार के अंतर्गत नहीं आएगा? जो रोटी सब्जी है वो साफ तरल आहार के अंतर्गत नहीं आएगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दूध में, दाल में, हरी सब्जियों में, खट्टे फल में। तो जो विटामिन ए होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? फलों के रस में। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा? दूध में, दाल में, या फिर खट्टे फल और हरी सब्जियों में। किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दूध तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स होता है। विटामिन ए इसमें होता है लेकिन इतना नहीं। दालों में प्रोटीन होता है, खट्टे फल विटामिन सी, सब्जियां हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को करेक्ट माना जा सकता है। जो है विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। इसके ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिए हुए हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, कौन सा साधन भोजन में ऊर्जा सबसे ज़्यादा देता है? कौन सा जो पोषक तत्व है वो भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। तो भोजन में जो ऊर्जा का प्रमुख साधन है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है? नेत्रों के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो आँखों के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन है वो कौन सा माना जाता है? विटामिन ए माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर
राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। शरीर की वृद्धि में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो शरीर की वृद्धि में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। कौन सा है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विटामिन का वह समूह जो वसा में घुलनशील है वो कौन सा है? मतलब विटामिन का वह समूह जो वसा में घुलनशील है वो कौन सा समूह होता है? विटामिन ए, डी, सी के, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन बी, सी, ई के, विटामिन बी, सी, ई, डी और के। तो इनमें से विटामिन का कौन सा समूह जो है वो वसा में पूर्णतः घुल जाता है? वसा में घुलनशील समूह की बात कहेंगे तो कौन सा जो समूह है वो पूर्णतः वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी और ई के जो विटामिन है ये पूर्णतः वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। तो गैस हम लोगों ने 20 एमसीक्यू कर लिए हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के चैप्टर पे बेस्ड। तो अगर आप लोगों ने पूरी थ्योरी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है सही हो गए होंगे और आपकी जितनी भी थ्योरी है चैप्टर की वो क्लियर हो गई होगी। तो गैस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गैस।